तो चलिए स्टैंडर्ड 10th के जितने भी छात्र हैं, छात्र छात्राएं जितने भी हैं, चलिए हम लोग इस चैप्टर को जो हमने आधा अभी तक छोड़ा हुआ है उसको हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, जिन्होंने भी अब तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो कृपया पहले के वीडियोस देख लें, यहाँ तक वो आ जाए पहुँच के। मैक्स टू मैक्स हर वीडियोस हमारे 15 से 20 मिनट के हैं, आप उन्हें एक बार ज़रूर देखें और उसके बाद हम आज यहाँ से आगे शुरू करते हैं। तो चलिए, जातीय सामाजिक संरचना तथा आर्थिक हैसियत के निर्धारण की कुछ विशेषताएं हैं जो समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस संदर्भ में कुछ निम्न बिंदुओं पर गौर किया जा सकता है। हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। औसत आर्थिक हैसियत यानी द एवरेज इकोनॉमिक स्टेटस का संबंध वर्ण व्यवस्था से गहरा है, अर्थात ऊंची जातियों की स्थिति सबसे अच्छी है, दलित और आदिवासियों की स्थिति बदतर है, पिछड़ी जातियों की स्थिति मध्यम दर्ज का है। यानी जैसे हमने अभी वर्ण व्यवस्था देखा था जहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो सबसे अर्थात इसका जो एवरेज इकोनॉमिक जो स्टेटस यानी औसत आर्थिक हैसियत जो है, इसका संबंध वर्ण व्यवस्था से बहुत गहरा है। क्यों? जैसे ऊंची जातियाँ जितनी भी है उनकी स्थिति बहुत अच्छी है और दलित और आदिवासियों की स्थिति सबसे बदतर है, पिछड़ी जो जातियाँ हैं उनकी स्थिति मध्यम दर्जे की है। यद्यपि हर जातियों में अमीर गरीब है, परंतु निचली जातियों यथा दलितों आदिवासियों में ज़्यादा बड़ी संख्या में गरीबी है। दलितों में महादलितों की स्थिति तो और भी दयनीय है, अर्थात गरीबी रेखा प्रति व्यक्ति प्रति माह 327 रुपये ग्रामीण और 455 रुपये शहरी के कम खर्च करने वाले से नीचे बसर करने वाले अधिकाधिक लोग दलित एवं आदिवासियों में हैं। अमीरों की अधिक संख्या ऊंची जातीय समुदाय में है। यानी जितने भी दलित या जितने भी नीचे जाति के लोग हैं उनकी आय देखी गई है, जितने भी हमारा जो कहा जाता है ना वो गरीबी रेखा द पॉवर्टी लाइन, तो उसके नीचे यानी क्या है पॉवर्टी लाइन 327 रुपये प्रति माह ग्रामीण क्षेत्रों में या 455 रुपये शहरी क्षेत्रों में। अगर इससे कम खर्च करने वाले यानी कम आय करने वाले अगर कोई लोग हो तो वो इस गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो देखा जाता है कि जितने भी दलित या पिछड़े जाति के लोग हैं वो इस रेखा में अधिकतर पाए जाते हैं। यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, अगर हम देखें गरीबी रेखा में नीचे जीवनसार करने वालों के प्रतिशत अनुपात। अनुसूचित जनजातियाँ देखिएगा यहाँ पे, अन्य पिछड़ी जातियाँ, मुसलमान, हिंदू, अगड़ी जातियाँ, ईसाई, अगड़ी जातियाँ, ऊंची जाति के सिख, सभी समूह। तो ऐसे करके आप देखिएगा कि ये जो मतलब जो एकदम पिछड़े वर्ग की जो जातियां हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें हिस्सेदारी रखते हैं। अपना राजनीति में जाति कहा जाता है कि सामुदायिक समाज के संरचना की आधार जाति है, क्योंकि एक जाति के लोग ही स्वाभाविक समुदाय का निर्माण करते हैं। इन समुदायों के लोगों के हित समान होते हैं, दूसरे अन्य समुदाय के हितों से इनका हित भिन्न होता है। फलतः भिन्न भिन्न जातीय समुदायों के हितों में कोई मेल नहीं। परंतु अनुभवों के आधार पर हमें यह भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू ज़रूर है, परंतु यही एकमात्र या सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। राजनीति में जातियों के अनेक पहलू हो सकते हैं, यथा इसके बारे में हम देखते हैं अगले पेज में। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजनीति में जो जाति का जो प्रभाव या जाति का जो असर पड़ता है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सामुदायिक समाज की संरचना की आधार जाति है। ये जो सामुदायिक जो हम यहाँ पे देखते हैं अपने समाज की जो संरचना जो उसका तैयार हुआ है जो समाज हमारा, उसका एक आधार क्या है? जाति। क्योंकि जाति से क्या होता है, लोग ही स्वाभाविक समुदाय का निर्माण करते हैं, वो एक गुट वे ग्रुप का निर्माण कर लेते हैं। एक जाति के लोग एक तरह से, हम लोग इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो कहने वाली समझने वाली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जाति राजनीति में एक बहुत अहम हिस्सा रखता है। ये हमें स्वीकार करना चाहिए कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू ज़रूर है, लेकिन एकमात्र या सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। इसके और कई पहलू हैं जो कि हम यहाँ देखेंगे अगले पेज पे। जैसे यहाँ पे सॉरी जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, पहला जो पहलू है, एक सेकेंड, हाँ तो चलिए जो बाकी अन्य पहलू का जिक्र यहाँ पे हो रहा है उसका जिक्र करते हैं हम लोग। सबसे पहला, निर्वाचन के वक्त पार्टी अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट तय करते समय जातीय समीकरण का ध्यान जरूर करती है। चुनाव क्षेत्र में जिस जाति विशेष की मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक होती है, पार्टियां उस जाति के हिसाब से अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट तय करती है ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए ज़रूरी वोट मिल जाए। सरकार गठन के समय भी जातीय समीकरण को ध्यान में रखा जाता है। इस बात का ख्याल किया जाता है कि विभिन्न जातियों और काबिल लोगों को
उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। यानी यहाँ पे क्या, जब भी निर्वाचन यानी इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे जब हम मान लीजिए कोई एरिया में इलेक्शंस हो रहे हैं तो वहाँ पे जब पॉलिटिकल पार्टीज जो है जब अपना रिप्रेजेंटेटिव तय करते हैं यानी अपने कैंडिडेट का चुनाव करते हैं। हाँ, तो जैसे हम देखते हैं कि मान लीजिए कहीं पे इलेक्शंस हो रहे हैं या कोई वहाँ पे हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो रिप्रेजेंटेटिव यानी अपना कैंडिडेट चुनते हैं, अभ्यर्थी चुनते हैं, तो वो चुनने समय जब ये चुनाव होता है तो ये वहाँ पे जातीय समीकरण का ध्यान रखा जाता है कि उस क्षेत्र में किस जाति के लोग कितने प्रतिशत मौजूद है। जिस जाति के लोग वहाँ पे ज़्यादा मौजूद है तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो अपने अभ्यर्थी यानी अपना जो कैंडिडेट है उसमें से रिप्रेजेंटेटिव उन्हीं को चुनती है जो कि उस जाति से बिलोंग करते हो। तो ये एक राजनीति में एक बहुत अहम हिस्सा रखा जाता है। राजनीति पार्टियां जीत हासिल करने हेतु जातिगत भावना को भड़काने की कोशिश करते हैं। कुछ दल विशेष की पहचान भी जातिगत भावना के आधार पर हो जाती है। कोई भी राजनीति जो पार्टियां है वो जीत हासिल करने के लिए क्या करती है, जातिगत भावना को भड़काने, यानी वहाँ पे जातिगत जो भावना है उसको लाया जाता है चुनाव के बीच में और उसके आधार पर लोग जो है वो चुनाव जीतने का कोशिश करते हैं। निर्वाचन के वक्त पार्टियां वोटरों के बीच साख बनाने हेतु अपना चेहरा स्वच्छ और जाति भावना से ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन निर्वाचन के वक्त क्या होता है, ये जो पार्टियां जो भी वोटर्स हैं वो अपने आप को बहुत साफ सुथरा स्वच्छ दिखाने और जाति भावना से ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं। दलित और नीच जातियों का भी महत्व निर्वाचन के वक्त बढ़ जाता है। उच्च वर्गीय जाति के उम्मीदवारों भी नीची जातियों के सम्मुख नम्र भावना से जाते हैं और उनके मन हासिल करने हेतु अनुनय विनय करते हैं। इन अवसरों पर नीची जातियों में भी आत्मगौरव जागृत होता है और स्वाभिमान जगता है, अर्थात इन जातियों में राजनीतिक चेतना का सुअवसर प्राप्त होते हैं। यानी जैसे मान लीजिए हम यह बात कर रहे हैं कि इलेक्शंस में क्या होता है कि लोग अपने जाति के उन लोगों को चुना जाता है जहाँ पे उस क्षेत्र में जिस जाति के लोग ज़्यादा हैं। एक और पहलू क्या हो जाता है कि मान लीजिए ये जब चुनाव हो रहे हैं तो लोग क्या करते हैं, वोट मांगते हैं या वोट के लिए अपने आप को बताने जाते हैं, लोगों के घरे घरे में बताते हैं, घर घर में जाके। तो ऐसे कई अवसर आते हैं जब वो किसी नीच जाति हो या ऐसे उच्च वर्ग के जो उम्मीदवार होते हैं वो किन्हीं नीच जातियों के सम्मुख जाके नम्र भावना से उनसे बात करते हैं, उनसे अनुनय विनय करते हैं और उन्हें वोट के लिए मनाते हैं, बोलते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जितने भी दलित या पिछड़ी जातियों के जो भी लोग हैं उनमें एक आत्मगौरव जागृत होता है। उनके लिए भी क्या होता है, ये स्वाभिमान उनके अंदर जागता है। तो ये भी क्या कहा जा सकता है कि जातियों में राजनीतिक चेतना का सुअवसर प्राप्त करवाता है ये सारे चीज़। तो कैसे राजनीति के इन सारे पहलुओं को देख के ये जाति का एक महत्व आता है। चुनाव की जातीयता में हास की प्रवृत्ति। यद्यपि प्राय राजनीति में जातिगत भावना पर जोर दिया जाता है और यह धारणा बन जाती है कि चुनाव और कुछ नहीं बल्कि जातियों का खेल है, परंतु ऐसी बात नहीं है। राजनीति में अन्य अवधारणाएं भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यथा जैसे हम यहाँ पे एक बन जाता है, एक मतलब कहा जा सकता है एक आम सोच बन जाती है कि ये जो जातिगत भावना है ये चुनाव और कुछ नहीं बल्कि जातियों का खेल है, जिस जाति के लोग जिस जाति को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा भी अवधारणाएं है जो कि कम महत्वपूर्ण नहीं है, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे। जैसे किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का गठन इस प्रकार नहीं किया गया है कि उसमें मात्र एक जाति के मतदाता रहे। ऐसा हो सकता है कि एक जाति के मतदाता की संख्या अधिक हो परंतु दूसरे जाति के मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अतएव हर पार्टी एक या एक से अधिक जाति के लोगों का भरोसा हासिल करना चाहता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम जब लोकतंत्र की बात कर रहे हैं यानी डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात आती है। तो जो चुनाव होते हैं वो पूरी तरीके से फ्री और फेयर होते हैं। तो यहाँ पे एक बात आ जाती है, मान लीजिए किसी इलाके में किसी एक प्रत्येक जाति के जो लोग हैं वो ज़्यादा है, उनकी संख्या ज़्यादा हुई, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उस इलाके में केवल वही जाति होती है। हो सकता है उनका संख्या ज़्यादा हो लेकिन दूसरे जाति के मतदाता भी उतने ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं लोकतंत्र में क्या होता है, वन वोट वन वैल्यू। एक वोट का एक बहुत बड़ा मायना है। हो सकता है उस वोट के चलते जो भी हमारे जो कैंडिडेट है वो जीत या हार सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, हर पार्टी एक या एक से अधिक जाति के लोगों का भरोसा हासिल करना चाहता है। यानी केवल एक जाति के लोगों का हासिल कर लेना भरोसा उनके जीत का एक कारण नहीं बन सकता। दूसरा पॉइंट कहता है, यह भी कहना ठीक नहीं होगा कि कोई पार्टी विशेष केवल एक ही जाति का वोट हासिल कर सत्ता में आता है। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उस पार्टी को वोट देते हैं। ये भी एक जैसे हम कहते हैं ना वोट बैंक, कि ये तो इस जाति का है, इसको इस जाति से ज़्यादा वोट मिले होंगे, इसका वोट बैंक ये जाति रहा होगा। लेकिन ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल सी बात है, किसी एक जाति के पूरे वोट करने से वो
वो इंसान जो है वो जीत नहीं जाता, या वो जो पार्टी है वो सत्ता में नहीं आ जाती। भले ही यहाँ पे जाति विशेष को वोट बैंक कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि उस जाति के जो लोग हैं वो ज़्यादातर उस एरिया में, उस क्षेत्र में मौजूद होंगे। अगर किसी संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में किसी एक जाति विशेष की अधिकाधिक संख्या हो तो चुनाव लड़ रहे सभी पार्टियां उसी जाति विशेष के लोगों को अभ्यर्थी बनाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उस निर्वाचन क्षेत्र में किसी जाति के मतदाता के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं हो। ऐसा भी संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में होता है जब किसी एक जाति विशेष क्या होता है कि उनकी अधिकाधिक संख्या उस एरिया में, उस क्षेत्र में, तो वहाँ पे उस जाति के लोगों को वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाता है। और ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए एक क्षेत्र में एक तरह के जाति के लोग ज़्यादा है और वहाँ पे वो जो उम्मीदवार है वो भी उसी जाति का है, लेकिन उसके समक्ष जो बंदा खड़ा है उनके खिलाफ जो चुनाव में, वो किसी दूसरे जाति का है। तो ऐसा भी क्षेत्र चुनाव में बन जाता है। अगर जातीय भावना स्थायी और अटूट होता है तो जातीय गोलबंद पर सत्ता में आने वाली पार्टी की कभी हार नहीं होती। यह माना जा सकता है कि क्षेत्रीय यानी रीजनल पार्टियां जातीय गुटों से संबंध बनाकर सत्ता में आ गए, परंतु अखिल भारतीय चेहरा पाने के लिए जाति विहीन सांप्रदायिकता के बड़े विचार रखना आवश्यक होगा। अगर हम एक तरफ कहें कि मान लीजिए जितने भी रीजनल पार्टीज है, अगर वो जातीय गुट के संबंध बनाकर मान लीजिए सत्ता में आ जाए, लेकिन अखिल भारतीय जो चेहरा पाने के लिए, यानी जो पूरा जो हमारे जो सेंट्रल जो हम कह सकते हैं उसको अगर लीड करने के लिए कोई अगर जीत के आ रहा है, तो इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि वो किसी एक जाति विशेष के चलते सत्ता में आया है। ऊपर लिखित तथ्यों पर गौर करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यद्यपि राजनीति में जाति का भूमिका महत्वपूर्ण होती है, परंतु दूसरे कारक यानी अदर फैक्टर्स भी कम असरदार नहीं होते। मतदाता अपनी जातियों से जितना संबंध रखते हैं, अक्सर उससे ज़्यादा गहरा संबंध राजनीतिक दल में भी रखते हैं। फिर एक ही जातीय समुदाय में अमीर और गरीब लोग प्राय अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। सरकार या राजनेताओं की लोकप्रियता उनके जातीय मुखौटा के कारण नहीं बढ़ती, बल्कि उसके कामकाज के कारण बढ़ती है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। यहाँ से जो नेक्स्ट पॉइंट है, जाति के अंदर राजनीति, अर्थात जाति को राजनीति भी प्रभावित करते हैं। एक सेकंड हम देख लें यहाँ पे। हाँ ठीक है, इस पॉइंट से लेके जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उसको हम अगले क्लास में कवर करेंगे। आपको यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हो आप उसे हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। उसका जो भी कमेंट्स के जो भी सॉल्यूशंस होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, उनको लेकर हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जिन्होंने पहले की वीडियोस नहीं देखी है वो पहले की वीडियोस देखें और वहाँ से कवर अप कर ले। यहाँ तक अगले क्लास में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर को, इस चैनल को जितना हो सके उतना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इस चैनल को बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।